हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान ने पहली बार अमेरिका का तोड़ दिया घमंड। दोस्तों, जिस F-35 पर ओवर प्राउड करता था अमेरिका, ईरान ने पहली बार उस स्टील्थ फाइटर जेट का कर दिया शिकार। अमेरिका के सबसे महंगे लड़ाकू विमान पर कामयाबी कर ली हासिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे पहली बार ईरान ने अमेरिका को दिए ऐसे जख्म कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके एजेंसी पेंटागन की भी हालत खराब हो गई दोस्तों। और हालत भी ऐसी खराब हुई कि यह सुरक्षा एजेंसी पेंटागन डोनाल्ड ट्रंप से $200 बिलियन की मांग करने लगा। आपको बताएंगे इस ईरान युद्ध में कैसे बर्बाद हो गया अमेरिका, और अब डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली आकर के देना पड़ गया युद्ध से पीछे हटने वाला बयान। दोस्तों, जानकर आप भी जाएंगे चौंक कि कैसे इस छोटे से देश ने सुपर पावर अमेरिका को धूल चटा दी। उससे भी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। एक और तगड़ा झटका लगा अमेरिका को, युद्ध का मैदान छोड़ इस देश जाना पड़ गया USS गेराल्ड आर फोर्ड को। चला था ईरान से जंग लड़ने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अब जाकर के उठाया बड़ा कदम, जो अमेरिका की हालत हो गई पतली। बताएंगे हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब इन देशों ने क्या कहा जो पहले अमेरिका की सुनने तक को तैयार नहीं थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है ये कमाल। वहीं आपको बताएंगे ईरान वॉर से LPG के बड़े संकट में फंसे भारत ने निकाला इसका जबरदस्त तोड़। क्या अब नहीं होगा जंग का असर? क्या हर एक भारतीय को मिलती रहेगी जितने चाहे उतने LPG गैस सिलेंडर? क्या है इसको लेकर जानकारी, बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताएंगे हमेशा की तरह। बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि इस युद्ध में भी अपना भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट जिस पर सबसे ज्यादा घमंड करता था अमेरिका, वो भी अब सुरक्षित नहीं रहा। दोस्तों, गुरुवार को ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को निशाना बना लिया गया, जिसके बाद उसे मजबूरन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। दोस्तों, बता दें CNN की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना तब हुई जब यह 5वीं पीढ़ी का घातक फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर उड़ान भर रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि ईरानी फायर के बाद विमान को मिडल ईस्ट में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया और पायलट की हालत स्थिर है, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी सैन्य दावों की पोल खोल कर रख दी है। जिस F-35 को दुनिया का सबसे महंगा और अत्याधुनिक स्टील्थ जेट माना जाता है, जिसकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा है, वो भी ईरान के हमले से नहीं बच पाया। दोस्तों, ये पहली बार है जब फरवरी के अंत में शुरू हुए इस संघर्ष में ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है। इससे साफ है कि जंग अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अमेरिका और इजराइल के हाईटेक हथियारों को भी सीधी चुनौती मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा कि ये छोटा सा देश अमेरिका के इन एडवांस टेक्नोलॉजी भरे स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराएगा, यानी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अब ये समझ सकते हैं एक तरीके से बहुत बड़ा और तगड़ा आघात ईरान ने दिया है दोस्तों अमेरिका के इस F-35 लड़ाकू विमान को। दोस्तों, इसमें भी सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि जिस दिन F-35 लड़ाकू विमान को गिराया, उसी दिन अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि जो अमेरिका है वो इस जंग में निर्णायक जीत हासिल कर रहा है और ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है। लेकिन सेम डे F-35 पर हुए इस हमले ने इन दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री, उनके अधिकारी अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जख्मों पर लीपापोती कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़प्पन शो करने का प्रयास कोशिश कर रहा है अमेरिका। दोस्तों, ईरान की IRGC ने क्लियरली दावा कर दिया है कि हमने ही, यानी उन्होंने ही अमेरिकी फाइटर जेट को निशाना बनाया है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी तो यही है कि इस ईरानी गोलीबारी में F-35 को बहुत बड़ा और तगड़ा नुकसान पहुंचा है दोस्तों। लेकिन वही जो चौंकाने वाली बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कैसे इस युद्ध में अमेरिका बर्बाद हो गया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कैसे बर्बाद कर दिया। अब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के लिए $200 अरब की भारी
भरकम फंडिंग की मांग की है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की आंखें चढ़ा दी है दोस्तों और भौहें चौंका दी है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। बोले तो पेंटागन की ओर से यह अनुरोध ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के खत्म होने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर की फंडिंग की मांग की है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया है कि इस संबंध में व्हाइट हाउस को भी अनुरोध भेजा गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेंटागन की ओर से मांगी गई राशि की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि पेंटागन ने फंडिंग के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे की तो जरूरत होगी ही होगी। हम कांग्रेस के पास जा रहे हैं ताकि हमारे साथी ये सुनिश्चित कर सके कि हमें पर्याप्त फंडिंग मिले। पेंटागन की ये मांग दोस्तों ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप प्रशासन बिना कांग्रेस की पूर्व स्वीकृति के ईरान पर लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है दोस्तों। यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस के मना करने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप वही कार्य कर रहे हैं जो कांग्रेस मना कर रहा है। लेकिन अब जब फंडिंग की आवश्यकता पड़ने वाली है तो ट्रंप का प्रशासन कांग्रेस के पास जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। अमेरिकी कांग्रेस के पास जाकर के फंडिंग की मांग करेगी दोस्तों। इस फंडिंग के मांगने से क्लियरली समझ में आ रहा है कि अमेरिकी सेना को मिडल ईस्ट में ईरान से जंग के दौरान भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा युद्ध मंत्रालय आर्थिक तंगी में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ये दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि वो युद्ध में बर्बाद हो रहे हैं, खाली अमेरिका की जमकर तारीफ करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। जब पेंटागन की हालत खराब हो गई तब वो चिल्ला चिल्ला कर फंडिंग मांगने लगा, लेकिन ट्रंप ने अब तक इन मामलों को तबाह कर रखा है दोस्तों। आज तक भी इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय? अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका को सुपीरियर रखने के लिए हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और आगे भी झूठ बोलेंगे जब तक कि उनको आईना नहीं दिख जाता, तो दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। लेकिन कमेंट में मेरा भारत महान कहना अवश्य मत भूलिएगा। अब इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी दोस्तों आपको बता दें कि क्या ईरान में अपना सेना भेजेगा अमेरिका? मिडल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर भी अपनी तस्वीर साफ कर दी दोस्तों। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको बता दें। मिडल ईस्ट में जारी इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को बड़ा दावा कर दिया कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक कहीं भी तैनात नहीं होंगे। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने से नहीं डरते। पत्रकार जापान के पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था सवाल कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने अपने मित्र देशों को भरोसे में क्यों नहीं लिया, जिस पर ट्रंप ने जापान के पीएम की मौजूदगी में हाजिर जवाब देते हुए कहा कि क्या दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमले से पहले किसी को जानकारी दी थी कि वे अटैक करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि ईरान जो है वो दुनिया के लिए गंभीर खतरा है और इस बात से हर देश उनसे सहमत है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी सेना अब नहीं भेज रहा हूं। अगर भेज भी रहा होता तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता। ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। हम जहां चाहे वहां उड़ान भर सकते हैं। कोई अब हम पर हमला नहीं कर रहा है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे अमेरिका अपने सैनिकों को नहीं भेजेगा ईरान के अंदर, जमीन पर नहीं उतारेगा अपने अमेरिकी सैनिकों को, लेकिन डायरेक्ट हकीकत बताने के बजाय दोस्तों उल्टा राष्ट्रपति कहते नजर आ रहे हैं, अपनी ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं कि हमने ईरान के सारे डिफेंस सिस्टम को, ईरान के सारे नेवी और एयरफोर्स को खत्म कर चुकी है। यानी यहाँ पर भी अपनी बड़प्पन दिखाते नजर आ रहे हैं दोस्तों ट्रंप। ऐसे में ट्रंप की ना सुधरने वाली आदत पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहे तो ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं कहीं भी अब सेना नहीं भेज रहा। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दे यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की आग नहीं बुझी। अब युद्ध का मैदान छोड़ ग्रीस जा रहा है ये जेराल्ड। अमेरिका के लिए तगड़ा झटका कैसे, क्यों बता दें। अमेरिकी इजराइल के ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर बोले तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर बुरी खबर सामने आई है दोस्तों। 12 मार्च को जहाज में लगी आग 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक जलती दिखाई दी। हालात इतने बदतर हो गए कि 600 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ा। वॉरशिप को अब रिपेयरिंग के लिए ग्रीस भेजा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वॉरशिप के लॉन्ड्री एरिया में आग लगी थी, लेकिन धीरे धीरे ये अंदरूनी हिस्सों में भी फैल गई। जहाज जैसे हाईटेक वॉर मशीन में इतनी लंबी आग पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा था, और आग पर काबू पाना या आग पर काबू ना कर पाना अमेरिका
की सैन्य तैयारियों पर भी तगड़े सवाल खड़े कर रहा है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या महीनों से घर ना जा पाने वाले नाविकों ने ही आग लगा दी। युद्ध के बीच इस घटना को देखकर चाइना काफी ज्यादा खुश हो रहा है दोस्तों, और ऑब्वियसली ईरान तो खुश है ही। तो वहीं आपको बता दें, ईरान के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी उठाया अब बड़ा कदम। कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में इस तरह हस्तक्षेप हुआ तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किए जाने पर अब यूरोप के कई प्रमुख देशों और जापान ने भी एक साझा बयान जारी कर दिया है। इन देशों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले समुद्री जहाजों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की निंदा की और उसे तुरंत अपनी कार्रवाइयां बंद करने का आह्वान किया। जापान के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड्स ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कोशिशों में शामिल होंगे और ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए कदम उठाएंगे। जैसा कि आप ये सामने ब्रिटिश एम्बेसी का ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के ऑफिस से जारी संयुक्त बयान में शामिल सभी देशों के नेताओं ने कह दिया है कि हम ईरान से अपने हमले, धमकियां, माइंस बिछाने, ड्रोन और मिसाइली हमलों के जरिए वाणिज्यिक शिपिंग जहाजों का रास्ता रोकने के लिए सभी कोशिशों को तुरंत बंद कर देने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों, ऐसे में चौंकाने वाली बात तो यह है कि अमेरिका कहता कहता रह गया कि हॉर्मुज पर ब्रिटेन, फ्रांस ही अपनी बयानबाजी रखे, अपना मत रखे, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, ना हम मत देंगे, ना हम अपने युद्ध पोत को वहां भेजेंगे। लेकिन दोस्तों, अब जब हालत डोनाल्ड ट्रंप की खराब हो गई है, अमेरिकी पेंटागन की हालत खराब हो गई है दोस्तों, उनको फंड की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच अब अचानक से यूरोपीय देशों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है दोस्तों, जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दें दोस्तों, आखिर ये कमाल कैसे संभव हो पाया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति रंग लेकर आई? क्योंकि इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार मिडल ईस्ट में शांति की पहल करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को फोन लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को फ्रांस, जॉर्डन, ओमान, मलेशिया और कतर के शीर्ष नेताओं से बात की और उनके साथ पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। मोदी जी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चिंता जताते हुए क्षेत्र में संघर्ष को कम करने की आवश्यकता बताई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन नेताओं से टेलीफोन पर अलग अलग हुई बातचीत में कह दिया है कि पश्चिम एशिया में ऊर्जा ठिकानों पर हमले निंदनीय है और इनसे अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिडल ईस्ट में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया है दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, ईरानी हमले से हाइफा रिफाइनरी को हुआ तगड़ा नुकसान। इजराइल के पावर ग्रिड पर भी पड़ गया असर। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच हाइफा रिफाइनरियों पर हमले ने चिंता बढ़ा दी है दोस्तों। हालांकि इजराइल ने नुकसान को सीमित बताया है, लेकिन ऊर्जा ढांचे पर हमलों ने क्षेत्रीय तनाव को और गहरा कर दिया है। इस बीच भारत और इजराइल के बीच उच्च स्तर पर बातचीत भी हुई है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि उत्तरी क्षेत्र में पावर ग्रिड को हुआ नुकसान सीमित है। इस हमले का बहुत ज्यादा गंभीर प्रभाव नहीं है। प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति को तेजी से बहाल किया जा रहा है। जिन लोगों की बिजली कटी थी उनमें से ज्यादातर की सप्लाई मिल चुकी है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि मिसाइली हमलों के बावजूद देश के बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने इजराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा और अशदोद की रिफाइनरियों को निशाना बनाया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, इस कंप्लेन के बाद इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन जार ने ईरान से युद्ध के दौरान जयशंकर जी से की बातचीत तेहरान के खिलाफ कर दी बहुत बड़ी शिकायत। आपको बता दें, ईरान से युद्ध के दौरान इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन जार ने भारत के अपने समकक्ष जयशंकर जी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने ईरान से जंग के चलते मिडल ईस्ट में बिगड़ते हालातों पर जयशंकर जी के साथ साझा बातचीत में इस मुद्दे पर भी चर्चा की। साथ ही ईरान के खिलाफ कई शिकायतें भी की। इजरायली विदेश मंत्री ने जयशंकर जी के साथ हुई वार्ता के बिंदुओं को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जो आप सामने देख पा रहे हैं। इजरायली विदेश मंत्री गिडोन जार ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपने मित्र और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से बात की और उन्हें ईरानी आतंकवादी शासन के खिलाफ चलाए जा रहे हमारे अभियान में हो रहे विकास के बारे में जानकारियां दी है। हमने कहा है कि शासन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक आतंकवाद कर रहा है। ये कोई अमेरिकी या इजरायली मुद्दा नहीं है, बल्कि यह विश्व व्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली एक मौलिक समस्या है। अगर इस गंभीर घटना को अभी संबोधित नहीं किया गया तो यह दुनिया भर में फैल सकती
सकती है। दोस्तों ऐसे में युद्ध के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करना या मोदी जी का फोन करना और नेताओं का फोन उठाना या फिर जयशंकर जी को फोन मिलाना, ये बहुत बड़े संदेश देता है कि युद्ध के समय में भी अपना भारत औहदा रखता है दोस्तों, वैल्यूज रखता है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस बटन को अवश्य दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी यह है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेशी मीडिया के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान को लेकर कई अहम बातें कही है और युद्ध जीतने का दावा कर दिया। खुद को लेकर चल रही अटकलों पर भी नेतन्याहू ने कह दिया कि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि मैं जिंदा हूं और स्वस्थ हूं। नेतन्याहू ने दावा किया था कि 20 दिनों तक चले भीषण युद्ध के बाद अब ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन यानी अनरिच बढ़ने करने या बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की कोई क्षमता शेष नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ईरानी लोगों को आजादी का हक देना हमारा लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, क्या अब नहीं होगा भारत पर एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जंग का असर? ईरान वॉर से एलपीजी के बड़े संकट में फंसे भारत ने निकाला जबरदस्त तोड़। आपको बता दें, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर भारत पर भी दिखने को मिल रहा है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद एलपीजी संकट ने लोगों के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। हालात यह है कि रेस्टोरेंट से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक एलपीजी की किल्लत के कारण बंद होने की कगार पर सिचुएशन पहुंच गया है। ऐसे में सरकार ने इस अवधि से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाने का फैसला किया है। ऊर्जा आपूर्ति में आ रही बाधाओं के बीच सरकार का कहना है कि वो हालात को सामान्य करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में के तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया और एलपीजी की उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर भारत पर पहले से ही दिखने लगा है। उन्होंने बताया है कि भारत का लगभग 90% एलपीजी आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही होता है और इस मार्ग में बाधा आने से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत अब अमेरिका को एलपीजी आयात कर रहा है। इसके अलावा एलएनजी की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया और रशिया जैसे देशों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम कर रही है ताकि आपूर्ति को सामान्य किया जा सके। दोस्तों उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद एलपीजी को लेकर दबाव बना हुआ है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग की स्थिति में सुधार हुआ है और लगभग 93% उपभोक्ता डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी कई जगहों पर लोगों को गैस के लिए लंबी कतारों पर लगना पड़ रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे धैर्य रखें और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बजाय होम डिलीवरी का इंतजार करें। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, उधर अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड कर दिया अनिवार्य। क्या इस लिस्ट में भारत पाकिस्तान के भी है नाम? आपको बता दें, अमेरिका ने जो है वो 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड अनिवार्य कर दिया है दोस्तों, जो 2 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को जानकारी दी कि नागरिकों को B1 यानी बिजनेस और B2 यानी टूरिस्ट वीजा लेने से पहले $15,000 का बॉन्ड जमा करना होगा। ये बॉन्ड उन वीजा धारकों को वापस कर दिया जाएगा जो वीजा की शर्तों का पालन करते हैं और समय पर अमेरिका से लौट जाते हैं या फिर यात्रा ही नहीं करते। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से वीजा अवधि से अधिक ठहरने यानी ओवरस्टे को कम करना है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 1000 विदेशियों को वीजा जारी किया गया है, जिनमें से 97% लोग जो है वो समय पर अपने देश लौट गए। इसके उलट पिछली सरकार के अंतिम साल में इस योजना के अंतर्गत आने वाले 50 देशों के 44,000 से अधिक लोग वीजा अवधि के समय अधिक समय तक अमेरिका में रुके थे। जी हाँ दोस्तों, उधर भारत ब्रिटेन FTA मई की शुरुआत तक लागू होने की है उम्मीद। सवाल है कि EU डील कब तक होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल जुलाई में साइन हुआ मुक्त व्यापार समझौता बोले तो FTA मई की शुरुआत तक लागू हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को ये जानकारी दी गई है कि दोनों पक्ष रुके कुछ गठबंधन मुद्दों को सुलझाने में जुटे हैं, जिसके बाद इस समझौते को लागू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक यूरोप संघ ने भारत के साथ अपने व्यापार समझौते के अनुमोदन यानी अनुसमर्थन के लिए नवंबर तक की समय सीमा तय की गई है। ऐसे में उम्मीद है कि ये समझौता भी इसी साल लागू हो सकता है। दोस्तों वहीं अगर मदर ऑफ ऑल डील्स की बात करें EU वाले डील्स की, तो अगर भारत को ये वाला लाभ मिलता है तभी ये डील आगे बढ़ेगी। इस साल 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरे होने तक की घोषणा की थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा गया है। इसके तहत भारत के 93% एक्सपोर्ट को 27 देशों के इस ग्रुप में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपियन देशों से आने वाली लग्जरी कारें और वाइन भारत में सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों साथ ही साथ बता दें,
बीजेपी ने बंगाल में जारी की 111 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। रूपा गांगुली, निशीथ प्रामाणिक को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दिया और इस बार चुनावी मैदान में 111 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। इस लिस्ट को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि पार्टी ने जीत के लिए पूरी जानकारी झोंक दी है। लिस्ट में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि नामी चेहरे, पूर्व सरकारी अफसर और बंगाली सिनेमा के सितारे भी शामिल है। बीजेपी का यह दांव बंगाल की सत्ता में सेंध लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इस बार की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो पूर्व लोकसभा सांसद रूपा गांगुली और निश्चित प्रामाणिक जैसे बड़े नामों की हो रही है। रूपा गांगुली को सोनारपुर दक्षिण से टिकट दिया गया है, जो वहां की राजनीति में एक बड़ा संकेत, बड़ा चेहरा माना जा रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय निश्चित प्रामाणिक को माथा भांगा सीट से चुनावी दंगल में उतारा गया है। इन चेहरों को उतारकर बीजेपी ने यह आवश्यक संदेश दे दिया है कि वो बंगाल के हर कोने में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और टीएमसी को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर रही है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, सोमवार को जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही उन्हें जमानत दे दी, लेकिन वो 4 दिन बाद सोमवार को जेल से बाहर आएंगे। गुरुवार को अनंत सिंह का बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका, इस वजह से वो जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर नहीं आ पाए। अब शुक्रवार को जुम्मे की आखिरी नमाज के चलते पटना सिविल कोर्ट बंद रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को सिविल कोर्ट बंद रहते हैं। ऐसे में अब कोर्ट सोमवार को खुलेगा और उसी दिन अनंत सिंह का बेल बॉन्ड भी भरा जाएगा। इसके बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, युद्ध के बीच गिरे सोने चांदी के दाम, क्या ये सही समय है निवेश करने का या फिर गलत, या और दाम होंगे कम? आपको बता दें, सोने और चांदी के बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया में कोई आफत आती है तो इन बहुमूल्य धातुओं की चमक बढ़ जाती है, लेकिन अभी इसका उल्टा होने देखने को मिला है। सोना करीब 12,000 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि चांदी में 34,000 रुपए की गिरावट आई है। दोनों धातुओं में लोअर सर्किट लग गया। अमेरिका या इजराइल का ईरान के साथ लड़ाई और ज्यादा तेज हो गया है, जिससे कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल देखने को मिला, जबकि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। लेकिन इस बीच अमेरिका में फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले ने सोने और चांदी में भारी गिरावट ला दी। एमसीएक्स पर सोना करीब 11,000 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में करीब 34,000 रुपए की गिरावट आई है। अगर टोटल दाम की बात करें तो चांदी 2,45,000 रुपए पर खुली है। दोस्तों, दिन चढ़ने के साथ इसकी गिरावट भी देखी गई और शाम करीब 7 बजे कल 33,982 रुपए यानी करीब 13% गिरावट के साथ 2,14,212 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह 2 अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,53,025 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था, जबकि आज ये 1,51,941 रुपए पर खुला है और शाम 7 बजे तक 10,005 रुपए यानी करीब 7% की गिरावट के साथ 1,43,259 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। दोस्तों, ऐसे में 10,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है सोने में। हालांकि इसको लेकर निश्चित तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि और इसके दाम गिरेंगे। ऐसे में जिनको निवेश करना है वो निवेश कर भी सकते हैं, या जिनको डाउट है वो रुक भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।